Dear students, today in this video we will discuss the problem of priority scheduling with preemption. In last video we have seen the priority scheduling with non-preemptive, and this problem is with preemption. Okay, so this is the problem where processes are given with arrival time, burst time and their priorities. Okay, तो जैसे हम लोग लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किए थे कि हायर नंबर मीन्स हायर प्रायोरिटी. ओके, एंड हियर द क्राइटेरिया इज व्हाट? हियर द क्राइटेरिया इज प्रायोरिटी, प्रोसेस प्रायोरिटी मीन्स जो सीपीयू असाइन होगा प्रोसेसेस को वो प्रायोरिटी के बेसिस पर असाइन होगा. तो और ये भी है कि जब हायर नंबर मीन्स हायर प्रायोरिटी. जैसे यहाँ पर इस केस में, इस प्रॉब्लम में जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है वो P4 है, क्योंकि P4 का प्रायोरिटी कितना है? 4 है. डैट मीन्स P4 प्रोसेस जो है प्रायोरिटी सबसे हायर है. फिर उसके बाद P1 का जो है प्रायोरिटी नंबर कितना है? 3 है. डैट मीन्स P4 के बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो P1 का है, और P1 के बाद जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो P3 का है, और उस लास्ट में जो प्रायोरिटी है, सबसे लोअर प्रायोरिटी का जो प्रोसेस है वो P2 है. ठीक है, तो प्रीएम्पशन के केस में हम लोग जानते ही हैं कि जो है प्रीएम्पशन किसको कहते हैं कि अगर कोई प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, रन कर रहा है, और उस केस में अगर कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा तो अब सीपीयू इसको छोड़कर, इस लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को छोड़कर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को ले लेगा. यानी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को सीपीयू असाइन हो जाएगा और ये लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस फिर से रेडी क्यू में चला जाएगा. ठीक है, जिसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कहते हैं कि रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाना और फिर रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में प्रोसेसेस का जाना, उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो हम लोग करेंगे, तो जैसे ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो इस प्रॉब्लम में को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं. तो गैंट चार्ट है ये, है ना. इस गैंट चार्ट में हमको ये देखना है कि ऐसे तो प्रॉब्लम में क्राइटेरिया जो है सीपीयू असाइन करने का वो प्रायोरिटी है. ठीक है, और इसमें हम देख रहे हैं कि P4 प्रोसेस का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, मगर वो अभी रेडी क्यू में आया नहीं है. वो कब आएगा? 5 सेकेंड में आएगा. ठीक है, मगर 0 सेकेंड में हम देख रहे हैं कि 0 सेकेंड में 2 प्रोसेस आ गया है, P1 एंड P2. ठीक है, तो अब इसमें जो हम डिसाइड करेंगे सीपीयू असाइन करने के लिए कि किस प्रोसेस को सीपीयू असाइन करेंगे, तो वो जो है प्रायोरिटी देखेंगे उसका कि किस प्रोसेस का प्रायोरिटी ज़्यादा है, कौन हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है, तो उसके बेसिस पे फिर हम सीपीयू असाइन करेंगे. तो हम देख रहे हैं कि P1 प्रोसेस का जो है प्रायोरिटी, तो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है P1, तो उसको हम पहले सीपीयू असाइन किए. ठीक है, सीपीयू असाइन किए. P1 को गैंट चार्ट में हम देख रहे हैं कि 0 सेकेंड से स्टार्ट हुआ है. 0 सेकेंड में P1 प्रोसेस को सीपीयू असाइन हुआ, और फिर जो है ये, और हमको चेक करते रहना है कि आफ्टर एवरी सेकेंड्स जो है हमको चेक करना है कि कोई रेडी क्यू में हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस तो नहीं आ गया. P1 को रन कर रहा है सीपीयू, मगर हमको चेक करना है कि आफ्टर एवरी सेकेंड कोई न्यू प्रोसेस तो नहीं आ गया हायर प्रायोरिटी का. तो हम देख रहे हैं कि अब जो न्यू प्रोसेस का अराइवल है वो 4th सेकेंड में है. ठीक है, तो मतलब जो है 1 सेकेंड के लिए रन किया P1 प्रोसेस, फिर 2 सेकेंड के लिए रन किया, फिर 3 सेकेंड के लिए रन किया, और 4 सेकेंड, है ना. 4th सेकेंड में जो है हम चेक करेंगे कि 4th सेकेंड में जो है एक न्यू प्रोसेस P3 अराइव किया है, मगर जो है वो लोअर प्रायोरिटी का प्रोसेस है, हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस नहीं है ना. P1 जो है एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस ऑलरेडी रन कर रहा है, और न्यू प्रोसेस जो अराइव किया है दैट इज़ लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस. तो फिर यहाँ पर सीपीयू इसको नहीं असाइन किया जाएगा, क्योंकि जो है रेडी क्यू में आने वाला प्रोसेस जो है वो लोअर प्रायोरिटी का है. तो फिर जो है हम 1 सेकेंड और जो है आगे बढ़ेंगे, 1 सेकेंड और जो है P1 प्रोसेस रन करेगा. 5th सेकेंड में फिर एक न्यू प्रोसेस अराइव हो रहा है, P4 प्रोसेस, और ये जो है ये हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है. P4 जो है हायर प्रायोरिटी. तो अब क्या करेंगे हम कि P1 प्रोसेस का जो है रनिंग, P1 प्रोसेस को हम सीपीयू छोड़ेगा और P4 प्रोसेस सीपीयू को असाइन हो जाएगा. इसीलिए हम देख रहे हैं कि गैंट चार्ट में नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, मतलब 5 सेकेंड में जो है P4 प्रोसेस को सीपीयू मिल जाएगा, और P1 प्रोसेस फिर से कहाँ चला जाएगा?
P1 प्रोसेस जो है वो फिर से रेडी स्टेट में चला जाएगा, रेडी क्यू में चला जाएगा। तो P1 प्रोसेस कितना हो गया, कितना सेकंड रन कर गया CPU के थ्रू, टोटल 5 सेकंड। मतलब अब इसका बस टाइम 17 से जो है कितना हो गया, 17 से जो है 12 हो गया, ठीक है, यानी 5 सेकंड ऑलरेडी रन कर गया। अब जो है P4 को हम 5 सेकंड में स्टार्ट किए, ठीक है। अब तो हम 5 सेकंड के बाद कोई और न्यू प्रोसेस अराइव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 5 सेकंड के बाद कोई न्यू प्रोसेस नहीं अराइव कर रहा है, यही लास्ट प्रोसेस था। तो अब जो है ये P4 प्रोसेस जो है अपना टोटल बस टाइम इसको कंप्लीट करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो है और कोई प्रोसेस है भी नहीं, यही हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है। तो ये अपना पूरा बस टाइम कंप्लीट करेगा। ये P4 प्रोसेस का बस टाइम कितना है, 14 सेकंड। मतलब ये 5 सेकंड में CPU इसका डिज़ाइन हुआ और बस टाइम उसका जो 14 है वो बस टाइम अपना पूरा कंप्लीट करेगा। डेट मीन्स 5 + 14 = 19। अप टू 19 सेकंड जो है P4 अपना बस टाइम को कंप्लीट करेगा, मीन्स CPU इसको रन करेगा। फिर उसके बाद जो है इन 19 सेकेंड अब हम देखेंगे कि रेडी क्यू में कौन कौन सा प्रोसेस है। P4 तो फिनिश कर लिया, अब रेडी क्यू में कौन कौन सा प्रोसेस है, P1 है, P2 है, P3 है। ओके, P1 भी है, P2 भी है, P3 है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये रिमेनिंग प्रोसेसेस में हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है। हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन सा है, P1 है ना। तो अब P1 को जो है CPU फिर से डिज़ाइन हो जाएगा और ये अपना जो उसका लेफ्ट बस टाइम है 12, वो 12 सेकेंड पूरा कंप्लीट करेगा, ठीक है। मतलब जो है एक बार जब सारा प्रोसेस अराइव कर जाता है ना, तो उसके बाद फिर वो नॉन प्रीएम्प्टिव की तरह ही जो है बिहेव करता है। तो P1 को जो है फिर CPU असाइन होगा और वो अपना जो बचा हुआ बस टाइम है उसको कंप्लीट करेगा, मीन्स 19 + 12 31। ओके, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि P1 भी फिनिश हो गया। अब बचा क्या है, P2 और P3 बचा है। तो P2 और P3 में कौन हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है, P3 है। तो इसके बाद हम P3 को असाइन करेंगे CPU और P3 जो है अपना बस टाइम कंप्लीट करेगा, मीन्स 11 इज़ द बस टाइम ऑफ P3। सो 31 + 11 इज़ व्हाट, 42। तो अप टू 42 सेकेंड जो है P3 अपना कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद जो है एक ही प्रोसेस बचा हुआ उसको CPU असाइन हो जाएगा। P2 प्रोसेस इज़ लेफ्ट, तो P2 प्रोसेस तो CPU असाइन हो जाएगा एंड P2 प्रोसेस बस टाइम इज़ व्हाट, 40। तो 42 + 14 इज़ 56। ये हम लोगों का गैंट चार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इजीली जो है गैंट चार्ट जब ड्रॉ हो जाता है तो उसके बाद इजीली हम वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम के लिए हम फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और गैंट चार्ट को देखकर भी बना सकते हैं। जैसे वेटिंग टाइम जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, P1 का जो है निकालने के लिए P1 का वेटिंग टाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है P1 के, डैट इज़ है ना 19 माइनस, अब हम देखेंगे यहाँ पर ये प्रीएम्प्शन का केस है, तो ये 19 जो हमको दिखाई दे रहा है, इससे पहले हम देखेंगे कि कितना सेकेंड ऑलरेडी P1 प्रोसेस रन कर चुका था। तो कितना सेकेंड रन कर चुका था P1, है ना 5 सेकेंड। तो 19 - 5 माइनस अराइवल टाइम, है ना, अराइवल टाइम तो P1 प्रोसेस का 0 है, इसलिए -0 है। तो 19 - 5 इज़ व्हाट, 14। उसी तरह से P2 प्रोसेस का लेफ्ट हैंड साइड में क्या नंबर है, 42। और P2 प्रोसेस इससे पहले देख रहे हैं हम लोग जो है और कभी रन नहीं किया, यही एक ही बार रन किया है। तो 42 - 0 और माइनस अराइवल टाइम इज़ व्हाट, 0। तो 42 - 0 इज़ 42। और P3 प्रोसेस भी एक ही बार रन किया है CPU के थ्रू, तो 31 माइनस अराइवल टाइम इज़ व्हाट, 4। 31 - 4 इज़ 27। अब P4 प्रोसेस भी एक ही बार रन किया है, ठीक है। तो P4 का जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्या नंबर है, 5, और 5 माइनस अराइवल टाइम इज़ व्हाट, 5। 5 - 5 इज़ 0। इसको हम लोग जो फॉर्मूला है वेटिंग टाइम का उससे भी चेक कर सकते हैं। जैसे वेटिंग टाइम फॉर्मूला इज़ व्हाट, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस। तो अभी तक तो हम लोग टर्न अराउंड टाइम नीचे निकाले, ठीक है, मगर हम वो जो फॉर्मूला बता चुके हैं वेटिंग टाइम का, उससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो है ये सही है कि नहीं, ठीक है। एनीवे हम गैंट चार्ट देखते हुए भी वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। तो ये जब वेटिंग टाइम इंडिविजुअली हर प्रोसेस का निकल जाएगा तो फिर हम जानते ही हैं, हर केस में देख रहे हैं हम लोग कि एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं। तो ये एवरेज वेटिंग टाइम हो गया, 20.75 इज़ नथिंग बट द एवरेज वेटिंग टाइम। और टर्न अराउंड टाइम, अब फिर हम टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं ईच प्रोसेसेस का। टर्न अराउंड टाइम का जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और कंप्लीशन टाइम जो है, जैसे P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम जो है कैसे देखेंगे हम लोग, जैसे ये P1 है ना, लास्ट में P1 गैंट चार्ट में यहाँ पर है। तो P1 के जो राइट हैंड साइड में जो नंबर है डेट इज़ एक्चुअली द कंप्लीशन टाइम, 31 माइनस अराइवल टाइम, ठीक है।
तो वो टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 31 माइनस अराइवल टाइम इज व्हाट 0, 31 माइनस 0 इज 13, 31 और P2 प्रोसेस यहाँ पर है, इसका राइट हैंड साइड में नंबर 56 है, 56 माइनस अराइवल टाइम इज व्हाट 0, 56 माइनस 0 इज 56, P3 इज इक्वल टू P3 यहाँ पर है गैंट चार्ट पे, इसके राइट हैंड साइड में नंबर 42 है, 42 माइनस अराइवल टाइम इज व्हाट 4, तो 42 माइनस 4 इज 38 एंड P4 गैंट चार्ट में यहाँ पर है, राइट हैंड साइड में नंबर क्या है 19 माइनस ये उसका कंप्लीशन टाइम है, 19 माइनस अराइवल टाइम इज व्हाट 5, तो 19 माइनस 5 इज 14। तो इस तरह से टर्न अराउंड टाइम निकल गया यूजिंग फार्मूला कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। जब ईच प्रोसेसेस का टर्न अराउंड टाइम निकल जाता है तो फिर हम इजीली जो है एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो गया और उसके बाद जो है उसके बाद हम थ्रूपुट भी निकाल सकते हैं। थ्रूपुट क्या होगा, थ्रूपुट जो है कि पर यूनिट ऑफ टाइम जो है कितना प्रोसेसेस रन कर रहा है, तो थ्रूपुट इज इक्वल टू हम क्या बताएं नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर हाउ मेनी, नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4 बाई ओवरऑल टाइम टेकन बाई द प्रोसेस, तो 4/56 इज नथिंग बट द थ्रूपुट टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम के बारे में हमको मालूम है कि रिस्पॉन्स टाइम जो है वो रिस्पॉन्स टाइम जैसे कि फर्स्ट जो है सीपीयू का रिस्पॉन्स प्रोसेस को कब मिला, जैसे P1 का क्या हो जाएगा, P1 को कब मिला फर्स्ट रिस्पॉन्स 0 सेकेंड में मिला, तो रिस्पॉन्स टाइम ऑफ P1 विल बी व्हाट 0, ओके। और P2 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला 42 सेकेंड में मिला, तो 42 इज ओके 42 सेकेंड जो है वो उसका रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा। उसी तरह से P3 का रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, फर्स्ट कब रिस्पॉन्स मिला 31 सेकेंड में, 31 हो जाएगा। उसी तरह से P4 को फर्स्ट रिस्पॉन्स कब मिला 5 सेकेंड में, तो 5 सेकेंड जो है वो ये हो जाएगा रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का प्रॉब्लम हुआ विथ प्रीएम्प्टिव, ठीक है। तो दोनों केसेस में, दोनों मोड में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को, नॉन प्रीएम्प्टिव में भी और प्रीएम्प्टिव में। होप यू हैव अंडरस्टूड, है ना। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इन वन मोड एंड दैट इज प्रीएम्प्टिव ओनली। मतलब ना राउंड रॉबिन वाले प्रॉब्लम, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग वाले प्रॉब्लम को हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव केस में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ओनली दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विथ प्रीएम्प्शन, okay, that we will discuss in our next video. Okay, thank you.